नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायपुर के खम्हारडी इलाके में हुए सनसनीखेज मर्डर मामले में पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। आरोपी को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी मुकेश कुमार बुजुर्ग दंपत्ति का किराएदार था और दीपावली की एक रात पहले बुजुर्ग दंपत्ति के साथ उधार के पैसों को लेकर आरोपी का विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने अपना आपा खो दिया और पास ही रखी हुई नटराज में मूर्ति से बुजुर्ग दंपत्ति पर हमला कर दिया, जिसमें बुजुर्ग की मौत हो गई और उसकी पत्नी बेसुध हालत में गिर पड़ी, जिसे पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपी मूल रूप से भोपाल का रहने वाला है और उसने पाकिस्तान के कराची से पढ़ाई की थी। साथ ही आपको बता दें कि हत्यारा हत्या के बाद से ही लगातार देश के अलग अलग शहरों में छिपता फिर रहा था, जिसे रायपुर पुलिस ने चंडीगढ़ से पकड़ लिया है। की वारदात हुई थी, जिसमें अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उसके घर में जो दो दंपत्ति रत्नेश्वर बनर्जी और माया बनर्जी को किसी चीज से, जिसमें एक नटराज की मूर्ति से भी मारने का मामला आया था, जिससे रत्नेश्वर बनर्जी की मौत हुई थी। मौके पर ही माया बनर्जी हॉस्पिटल में गंभीर अवस्था में एडमिट कराया गया था, जिसमें मुकेश कुमार खरवारे नाम का जो उनके घर का किराएदार, उसको संदिग्ध हालत में विभिन्न टेक्निकल के आधार पर पहचान की गई थी। उसके लिए टीम यहाँ से रवाना हुई थी। टीम ने चंडीगढ़ से उसको पकड़ के लाया है। पूछताछ करने पर उसने बताया कि वो 20 से 25 हजार रुपए उधारी लिया हुआ था रत्नेश्वर बनर्जी से। उसी को वो उस दिन मांग रहे थे। तो ये इसी बात पर विवाद हुआ। विवाद में इसने अचानक वहीं रखे हुए नटराज की मूर्ति, हेलमेट आदि से मारपीट किया था, जिससे रत्नेश्वर बनर्जी की मौत हुई थी। मुकेश कुमार थरवानी को पकड़ा गया है। मुकेश कुमार थरवानी ने जो दोनों मृतक और आहत दोनों के एक सोने की चैन और अंगूठी, इसको लेकर फरार हो गया था, जिसको बरामद कर लिया गया है और इससे पूछताछ की। इसको चंडीगढ़ से रिमांड पे लेके लाया गया है। यहाँ पर भी पूछताछ की जाएगी, पुलिस रिमांड ली जाएगी, आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आरोपी पाकिस्तान के कराची में पढ़ा लिखा है और इंग्लिश अच्छे से बोलता है। इसके कारण ये उससे प्रभावित थे रत्नेश्वर बनर्जी और उन्होंने उनको उधारी दिया था। उसी उधारी को मांगने के दौरान विवाद में इसने नटराज की मूर्ति और हेलमेट आदि से मारपीट किया था, जिससे रत्नेश्वर बनर्जी की मौत हुई। उधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र में पुलिस ने सोमवार को हत्या के आरोपी राजा बेझर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार करने के दौरान पुलिस के कुछ जवानों को भी चोटें भी आई हैं और इस मामले में टीआई मनोज साहू के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम ने घेराबंदी कर राजा को पकड़ा। जानकारी के अनुसार आरोपी राजा बेझर ने हाल ही में दुर्ग में हुए पुलिस एनकाउंटर में मारे गए अमित से पिस्टल खरीदी थी। राजा को हाल ही में जेल से पैरोल पर छुट्टी मिली थी, लेकिन पैरोल खत्म होने के बाद भी वो वापस नहीं गया और शहर में अपनी दहशत फैला रहा था। पुलिस को लगातार इस बारे में सूचना मिल रही थी कि पुलिस ने तुरंत उसे काबू किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आपको बता दें कि पुलिस की ओर से इस मामले में सख्त कार्रवाई की जा रही है और आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है। थाना टिकरापारा के क्षेत्र के एक राजा बेझर नाम का आरोपी था और 302 मामले में सजा आता था, जिसे पैरोल पर न्यायालय के द्वारा छोड़ा गया था और पैरोल के बाद से ही, पैरोल की अवधि खत्म होने के बाद से वो कंटिन्यू फरार चल रहा था, जिसको पुलिस के द्वारा रात में घेराबंदी करके पकड़ा गया है। पकड़ने के दौरान जो आरोपी है उसके द्वारा पुलिस के जो हमारे बल थे उसके ऊपर हमला करने का प्रयास किया गया है, लेकिन बहुत ही सूझबूझ से और बहुत ही वीरता और साहस के साथ हमारे जो स्टाफ है थाना टिकरापारा के स्टाफ, उन्होंने उसको पकड़ लिया और फिलहाल उसको आज न्यायिक रिमांड पर फिर से भेजा जाएगा। सर, ये फरार के दौरान रंगदारी करता था, वसूली भी कुछ दिनों में बुलेट भी जो जब से इसका पैरोल खत्म हुआ था तब से पुलिस से फरार था और फरारी के दौरान इसकी इधर उधर शिकायत मिलती रहती थी कि कहीं पे जाके कुछ लोगों को डराना, धमकाना और अन्य तरीके के अपराध में संलिप्तता, इसकी कंटिन्यू पुलिस के पास जानकारी मिल रही थी, इसलिए पुलिस के द्वारा कंटिन्यू उसको वॉच किया जा रहा था और टीम बनाकर फाइनली उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उधर रायपुर दक्षिण उपचुनाव के प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने
बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जनता को प्रलोभन देने के लिए सोने के सिक्के बांट रही है। दीपक बैज ने चुनाव आयोग से इस पर संज्ञान लेने की बात कही है। और साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने दक्षिण उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के मुद्दे और रणनीति को लेकर जानकारी दी। और इसी बीच उन्होंने बीजेपी पर जनता को प्रलोभन देने, अलग अलग सामग्रियां बांटने का भी आरोप लगाया है। साथ ही आपको बता दें कि चुनाव आयोग को संज्ञान में लेने की बात कही। आज दक्षिण विधानसभा चुनाव का प्रचार का अंतिम दिन है और पूरे चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव अभियान को सकारात्मक रूप से हम लोग चुनाव लड़े हैं। कांग्रेस ने पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ी और कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक चुनाव अभियान में पूरी तरह से सक्रिय रहे हैं और इसी का नतीजा है कि कांग्रेस एकजुटता से चुनाव लड़ रही है। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से बिखराव दिखा है, गुटबाजी चरम पर दिखा है और तमाम विधायक मंत्री से बड़े नेता एक तरफ और सिर्फ ये सेवा ही चुनाव लड़ते दिखा है। चुनाव अभियान के दौरान जनता का रुख साफ तौर पर दिखा है कि जनता इस समय दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में बदलाव के लिए आतुर है। इस चुनाव में हमारा मुख्य मुद्दा रहा है कि सरकार की 10 महीने की नाकामी, लोग हत्या, चोरी, डकैती, महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार और चाकूबाजी, गोलीबारी, कुल मिलाकर बढ़ती अपराध छत्तीसगढ़ की जनता के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। पूरे राज्य में अराजकता का माहौल है। इन मुद्दों को लेकर हम जनता भी जा रहे हैं और साथ ही सक्रिय चुनाव निष्क्रिय का ये सबसे बड़ा हम लोगों ने चुनाव मुद्दा रहा है जो दक्षिण विधानसभा की जनता चाहते हैं। दक्षिण में आसमान से भाजपा के विधायक रहने के बाद भी 24 साल से एक ही पार्टी के विधायक रहने के बाद भी दक्षिण विधानसभा में जो रायपुर शहर के बाकी विधानसभाओं की तुलना में विकास नहीं हुई, इसे भी जनता में नाराजगी है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी के नेता 5,000 करोड़ की विकास कार्यों का दावा कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा, अगर 5,000 करोड़ का आपने अगर विकास किया है दक्षिण विधानसभा में, तो फिर दक्षिण विधानसभा की जनता के लिए तो ये बड़ा अस्पताल बोले होंगे जो हमको चुनाव प्रचार के दौरान कहीं तो दिखा नहीं कि स्वास्थ्य क्षेत्र में दक्षिण विधानसभा बेहतर काम हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में मुझे लगा कि 8-10 इंग्लिश स्कूल खुला हुआ जो दक्षिण विधानसभा के गरीब जनता को सस्ता और सुलभ इंग्लिश माध्यम पढ़ाई के लिए उपलब्ध हो सके। इस प्रचार के दौरान मैं सभी वार्डों में गलियों में घुमा, मुझे कहीं इंग्लिश स्कूल तो दिखा नहीं जो आपके 5,000 करोड़ में शामिल हो। इस तरह से अगर आप 5,000 करोड़ का काम किए हो
कोई छुट्टी जारी करे सार्वजनिक रूप से, ताकि कम से कम दक्षिण विधानसभा और काफी क्षेत्र की जनता भी तो देख ले। इस चुनाव में वास्तव में देखेंगे कि जनता के मन में जो लगातार 5 बार से अधिक गोली मारी हुई है और दीपावली के दिन से 5 दिन के अंदर 9 हत्याएं चाकू मारकर सेंट्रल जेल के गेट के सामने गोलीबारी होना, रायपुर राजधानी जैसे सबसे बड़ा जेल में 24 घंटा सुरक्षा के घेरे में ये कानून व्यवस्था सरकार का होड़ होती है। और साथ ही इस समय दक्षिण विधानसभा में जनता बढ़ते हुए अपराध के खिलाफ वोट करेगी, बिगड़ते कानून व्यवस्था के खिलाफ वोट करेगी और निषेधाज्ञा के खिलाफ वोट करेगी और वादा खिलाफी के खिलाफ वोट करेगी। हमें पूरा भरोसा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी ने मजबूत रणनीति एक दूसरा के साथ हम लोगों ने काम कर रहे हैं। इसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और साथ ही इस समय आम जनता मतदाताओं को मत बना लिया है कि 34 साल बहुत हुआ, इस समय बदलाव करना है, परिवर्तन करना है और युवा चेहरा को मौका देना है, सक्रिय चेहरा को मौका देना है, ताकि दक्षिण विधानसभा की जनता के शुभ और भरोसे बराबर भागीदारी बन सके। इसलिए चुनाव बेहद दिलचस्प हो चुका है। एक तरफ 70,000 से जीतने वाली पार्टी और दूसरी इस समय जीत के लिए तरस चुकी जनता में काफी नाराजगी है, शिक्षित युवाओं में नाराजगी है, माता बहनों में नाराजगी है, कहीं भी इसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक स्लोगन भी चल रहा है कि मोहन तुमसे बैर नहीं, सोनी सोनी का बैर नहीं। अब इसी से आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी बदलाव चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ये सांसद से विधायक, विधायक से सांसद का जो अदला बदली का खेल है, इससे भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता और कुछ दावेदार हिंद में आक्रोशित है और उनके राजनीतिक भविष्य ये दोनों नेताओं ने प्रमुख चिन्ह लगा दिया है। तो स्वाभाविक है कि अब एक तरफ युवा चेहरा को मौका देने के बाद भारतीय जनता पार्टी के युवा चेहरा भी चुनाव लड़ने की इच्छुक थे, जो ये दोनों नेताओं ने उनके भविष्य का प्रमुख चिन्ह लगा दिया है। तो कहीं न कहीं इसको भी दक्षिण विधानसभा के मतदाता और जनता अच्छी तरह से समझ रही। ये सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए हर कंडे अपना रही है। मतलब सोच लीजिए कितना डरी हुई है, बिछिया बांट रहे हैं, पायल बांट रहे हैं, साड़ी बन रहा है, उसके साथ 500 का एक 1,000 का नोट बन रहा है और उसके बाद दारू बन रही है और अंडा गोली भी बन रही है, दांत का गड्डी बन रही है और उसके बाद और क्या सोने की सिक्के भी बन रही है। मतलब सोच लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कितनी डरी हुई। लेकिन इन सब मामलों को लेकर चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव जीतने के लिए खुलेआम संसाधनों का दुरुपयोग कर रही है। और दूसरी चीज, इस समय दक्षिण की विधानसभा की जनता ने ठान लिया है, उनका सोने का सिक्के 1,000 का नोट, साड़ी, कंबल सब ले लेंगे, लेकिन इस समय वो कांग्रेस को देने ये जनता और मतदाताओं सामने आपसे कुछ भी बात है, अगर उन्होंने मन बना लिया तो निश्चित रूप से
ये है कि बदलाव होगा और जो ये दल बल से चुनाव नहीं जीत सकता। जनता जनार्दन हमारे लिए भगवान है और दक्षिण की विधानसभा की जनता ने तय कर लिया है कि बदलाव करना है, चाहे सोने सिंह के वहां पे या हीरे जवाहर वहां पे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस समय बदलाव तय है। उधर कांग्रेस भवन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा की, जिसमें उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 3 दिन बाद यानी 14 नवंबर से धान खरीदी शुरू होनी है, लेकिन धान खरीदी करने वाले 2058 समितियों के लगभग 13,000 कर्मचारी 4 नवंबर से हड़ताल पर हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने 3 सूत्रीय मांगे रखी हैं और पहला ये कि मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भी प्रत्येक समितियों को 3-3 लाख का अनुदान दिया जाए। उनके द्वारा भी उपस्थित हूँ। सरकार वालों का मैं स्वागत करता हूँ। तो पीछे बात कर रहे हैं कृपा करके तो बातें जानते हैं बड़े आगे तक अल्लाह करना होगा। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश किसानों का प्रदेश और इसी छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और 5 साल जो हमारी नीति कानून से और उसके कारण से धान करीब 4 लाख टन से बढ़कर 40 लाख मीट्रिक टन से पहुंचा और हमारी सरकार ने धान खरीदी के लिए 4 बढ़ोतरी उन लोगों ने किया, तो की और उसके साथ उसने धान खरीद केंद्र है, उसको सीमेंटिंग करा, उसको सेट बनाने का भी काम अगर चौधरी जी जब मंडी के राशि थी वो काम भी हुआ और हम लोगों की 3 दिन के अंदर में धान का उठाव हो जाना चाहिए। 3 दिन में किसानों को भुगतान हो जाना चाहिए और पिछले 2 सालों में आपने देखा होगा कि कोई किसान न लोगों के चक्कर का आता था न ही धान खरीदी को चक्कर लगाते थे। सभी कुछ व्यवस्थित न धान जाम होता था, उठाव भी निरंतर चलते जाता था और इस तरह से धान उठाव लेके किसान के राशि की भुगतान का बहुत ही सब काम हो रहा है। लेकिन ये सरकार कृषि देश के बनने के बाद ये धान नहीं खरीदना चाहते, ये आरोप हम लोग पिछले समय भी लगा रहे हैं। इससे पहले भी मैंने भी किया, सरकार नहीं चाहती। पहली बात तो ये धान खरीदी 3 नवंबर से 14 नवंबर कर दिया। दूसरा पूरे 75 दिन में 35 दिन लगभग छुट्टी में समाप्त हो जाएगा तो केवल आप 40,000 बचेंगे। तो धान खरीदी होगा और 160 लक्ष्य रखते हैं, मतलब प्रतिदिन 3.5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी लोग करेंगे। लेकिन बीच में जो फैसला हुआ जहाँ राइस मिल 4 लोगों दूसरा अभी तक नया जो आदेश छत्तीसगढ़ जारी किया राज्य सरकार ने, उस आदेश के तहत पहली बात तो ये है कि आगे 3 दिन की लिमिट है तो उसको हमने समाप्त कर दिया है।
दूसरी बात यह है कि 28 फरवरी तक के मामले को धाम उठाने का निर्देश हम लोग समय था। अब वहां से 31 मार्च कर दिया गया। तीसरी बात यह है कि जो यहाँ धान भाव हो जाता था और पूरा निरंतर हो जाता था, तो प्रोत्साहन राशि के रूप में 5 रुपया देते थे। इस वजह से 5 रुपया बैंक को जाता था और 2 रुपया समिति को जाता था। अब यह आगे बदल दिया गया है, राशि केवल बैंकों को जाएगा, समितियों को नहीं जाएगा। और चौथी बात यह है कि धान उठाने की जिम्मेदारी राइस मिलरों की थी, अब लोडिंग कराने की जिम्मेदारी सोसाइटियों को दे दिया गया। जो 4 परिवर्तन सोसाइटियों में किया गया है, इसके चलते अभी जो सोसाइटी के कर्मचारी है वो हड़ताल में है। उसके साथ 2 मामले उनके प्रमुख रूप से है और उस मामले में पिछले दिनों जिसमें जो शायद भाजपा से विजिट पत्र उन्होंने लिखा और उन्होंने कहा कि यहाँ भी नियमितीकरण किया जाए। और दूसरी जो बात उन्होंने कही थी जो सोसाइटियां हैं उनमें उसे जो सुभद्रा और महाकाली राशि है उसे उनको दिया जाए। और उसमें कर्मचारियों की डिमांड थी, चौधरी जी और सरकारी मंत्री सबसे बात करके 250 करोड़ रुपया हम लोगों ने समितियों को दी थी, ताकि वो जो सुबह आता है जो देने के कारण जो घाटा हो रहा था उसको हम लोगों ने समायोजित कर दिया। तो समितियां जीवित रही, सहकारिता जीवित रहा। लेकिन अब ये धान खरीदी नहीं करना चाहते और पूरे सहकारिता को समाप्त कर देना चाहते, और इस कारण से ये सिक्योरिटी फरमान जारी किया गया है। और यदि 3 महीने तक के धान आखिरी भाव होगा 31 मार्च का समय, इसका मतलब ये होगा कि 14 नवंबर में जो धान है वो 31 मार्च तक पड़ा रहेगा और उसमें सूखा जो आएगा उसका भुगतान समितियों को करना पड़ेगा। इस मामले में समितियां हाई कोर्ट भी गए थे और हाई कोर्ट ने फटकार भी लगाया कि यदि 1 महीने धान में आप उठाएंगे तो सुपर आता है नहीं आता है। सरकार को उन्हें पूरा मीटिंग में दीजिए, तभी उसके कल्याण में पड़ा हुआ है, विचार कर रहे हैं कब कूपन मिलेगा और कब हम धान बेचने जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से इस मामले में ये सरकार बिल्कुल मौन है। जो हड़ताली कर्मचारी है उसकी बात भी नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अभी तक के किसी भी धान मतदान केंद्र में साफ सफाई नहीं हुआ है, लिपाई पोताई नहीं हुआ है, बारदाना नहीं गिरा है, पैसे की व्यवस्था नहीं, सभी बैंक खाली पड़े हैं। यह सारी स्थिति है कि इसका मतलब ये कि सरकार धान खरीदना नहीं चाहती, ये स्पष्ट। और इस मामले में ये जो नीति है उसकी कॉपी भी मेरे पास है। इसमें जो बदलाव किया गया है, ये अधिक आदेश है, ये पिछले आदेश है, दोनों की कॉपी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। और तीसरा, फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।